वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअल से आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं, मैं खुद इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला था, लेकिन मैं इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि जब कभी भी मैं कोई सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ तो उस पर बहुत ही कम व्यूज आते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, अदरवाइज टाटा बाय बाय। तो सीरीज का नाम है तकदीर और एक बांग्लादेशी वेब सीरीज है। ये सीरीज 2020 में होइची नाम के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज में ओवरऑल से 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 20 से 24 मिनट का है। और फिलहाल मैं इस वीडियो में 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज मुझे अच्छी खासी लगी। ये सीरीज कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है और 2 एपिसोड के बाद हमें ये बात पता चलती है कि कौन सा सीन पास्ट का है और कौन सा सीन प्रेजेंट का है। खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से और ये लड़की किसी से अपने ऊपर हुए जुल्म को बयान कर रही होती है कि कुछ लोग इनके मोहल्ले में आए, इनके घर जला दिए गए और 5 लोग इस लड़की के घर में घुस आए। पहले वो 5 लोग इस लड़की के पैजामे को खोल के गले में बांध दिया और इसको घसीटते हुए उसके कमरे में ले गए और वो 5 लोग इस अकेली लड़की का आरएपी करने लगे। ये लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर के मोहल्ले वाले लोग अपने अपने घर की आग बुझाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद ये लड़की बेहोश हो गई और वो 5 लोग इस लड़की को उसी हालत में छोड़ के चले गए और मजबूरन इन लोगों को उस एरिया को खाली करना पड़ा। एक्चुअल से ये लड़की किसी कैमरे के सामने अपना बयान दे रही होती है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। तो दूसरे सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है और इसका नाम है तकदीर। तकदीर लाश गाड़ी का ड्राइवर होता है। लाश गाड़ी का मतलब आप जानते हो ना, अगर किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो वो लोग लाश गाड़ी को बुलाते हैं और उस लाश गाड़ी में फ्रीजर भी होता है ताकि वो लाश ताज़ा रहे और उस वैन के जरिए से वो लोग उस लाश को कब्रिस्तान ले जाते हैं दफनाने के लिए। और एक्चुअल से ये वैन खुद तकदीर की नहीं है, तकदीर भी किसी के नीचे काम कर रहा होता है। तकदीर का एक छोटा भाई या इसका एक साथी होता है जिसका नाम है मोंटू। मोंटू तकदीर को हमेशा भाईजान कह के बुलाता रहता है और एक्चुअल से मोंटू मछली बेचने का काम करता है और तकदीर मोंटू से मछलियाँ लेके कहीं दूसरे मार्केट में जाके बेच देता है। तकदीर की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई और हर हमेशा तकदीर अपनी माँ की कब्र के पास आता है उसकी जियारत करने के लिए। इसी तरह से एक दिन तकदीर मोंटू से कुछ मछलियाँ लेता है। ऑफ कोर्स इसकी वैन में फ्रीजर होता है तो मछलियाँ ताज़ा रहती है। तो उस मछलियों को लेकर किसी दूसरे मार्केट में जाता है बेचने के लिए। रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह सवेरे तकदीर किसी मार्केट पहुँचता है। जब वो उन मछलियों को उतारने ही वाला होता है तो ये ऑब्जर्व करता है कि इसकी वैन का दरवाजा थोड़ा बहुत खुला होता है। तो तकदीर फौरन उस दरवाजे को ओपन करके मछलियों को चेक करने लगता है क्या कोई मछली की बॉक्स मिस हुई या नहीं, लेकिन सारे डिब्बे तो सेफ ही होते हैं। जब तकदीर उन मछलियों को अनलोड करने ही वाला होता है कि तभी उसको उस गाड़ी में एक लाश नजर आती है। ये लाश देखकर तकदीर बहुत घबरा जाता है और तकदीर फौरन उन मछलियों को अनलोड करके पैसे लेके वहाँ से निकलने लगता है। किसी जगह पर आने के बाद तकदीर अपनी गाड़ी को रोक के वो फ्रीजर में जाता है उस लाश को चेक करने के लिए। तो एक्चुअल से वो लाश किसी लड़की की होती है कि तभी फौरन तकदीर मोंटू को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि मछलियों का लोड किसने किया। तो मोंटू तकदीर को बताने लगता है कि मेरे लड़कों ने किया। ये सुनने के बाद तकदीर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तकदीर मोंटू को सच नहीं बताता। उसके बाद तकदीर का सेठ तकदीर को फोन करता है और ऑफिस बुलाने लगता है क्योंकि किसी और लाश को लेने के लिए भाड़े पे जाना है। थोड़ी देर के बाद तकदीर अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ आने के बाद तकदीर भाड़े पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसका सेठ किसी और को भेजने के लिए प्लान करता है और वो सेठ उस गाड़ी को चेक करने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है। जब वो सेठ उस गाड़ी का फ्रीजर ओपन करने के लिए कहता है कि तभी तकदीर अपने सेठ से कहता है कोई बात नहीं सेठ, मैं भाड़े पे चला जाऊंगा, एड्रेस फोन नंबर वगैरह मुझे दे दो। उसके बाद तकदीर फिर से उसी गाड़ी को ले लेता है और रास्ते में तकदीर जाते जाते फिर से मोंटू को कॉल करता है और उसे ये बात बताता है कि मेरी गाड़ी में लाश है, ये लाश किसने रखी। तो मोंटू साफ इनकार कर देता है कि उसे इस लाश के बारे में कुछ भी पता नहीं। फोन रखने के बाद तकदीर उस लाश को कहीं पर फेंकने का प्लान करता है और तकदीर उस लाश को लेकर किसी कचरे के पास जाता है जहाँ पर कचरा जमा होता है ना। और जब तकदीर उस वैन का दरवाजा ओपन करने ही वाला होता है कि तभी एक स्ट्रेंजर तकदीर को कॉल करता है और उसे ये बताने लगता है कि मुझे पता है कि वो लाश तुम्हारी गाड़ी में है। तो तकदीर उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो लाश मेरी गाड़ी में कैसे आई, मैं इस झंझट में फंसना नहीं चाहता और प्लीज आप आकर अपनी लाश को ले जाइए। लेकिन वो आदमी तकदीर से कहने लगता है तुम उस लाश को मुझे दे के जाओ। लेकिन फिर से तकदीर उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है
लेकिन बाद में फिर वो आदमी तकदीर को कहने लगता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम उस लाश को मेरे पास मत लाना और वो लाश तुम अपने पास हिफाजत से रखना। इस तरह से वो आदमी अपना फोन कट कर देता है और तकदीर उस वैन में जाकर वहीं पर एक बड़ा सा डिब्बा होता है, उस लाश को उस डिब्बे में रख देता है। उसके बाद तकदीर अपने भाड़े पे चला जाता है, जहाँ पर ये लोग उस लाश को उस वैन में रखने के बाद तकदीर को बताने लगते हैं कि हम इस लाश को कल सुबह उठाएंगे, कुछ लोग दुबई से आने वाले हैं। यह सुनने के बाद तकदीर परेशान हो जाता है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वहीं पर बैठ जाता है इंतजार करते हुए। उसके बाद दूसरे सीन में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, पता नहीं क्या नाम है इसका, और ये बंदा पुलिस स्टेशन आकर अपनी एक्स बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगता है। और इसी में ये बंदा उस इंस्पेक्टर से अपनी एक्स बीवी का नाम बताने लगता है, जिसका नाम है रिपोर्टर अफसाना। ये नाम सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में तकदीर को पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। यह सुनने के बाद तकदीर बेचारा घबराने लगता है, लेकिन बाद में तकदीर को ये बात पता चलती है कि उस लाश को देखने के लिए इनका कोई रिलेटिव आता है और वो बंदा कोई पुलिस कमिश्नर होता है। जब सुबह सवेरा होता है तो वो स्ट्रेंजर बंदा फिर से तकदीर को फोन करके ये बताने लगता है कि लाश को मुंशीगंज लेकर आ जाओ। लेकिन फिलहाल तकदीर को उस लाश को लेकर कहीं और जाना होता है दफनाने के लिए, तो वो स्ट्रेंजर तकदीर से बाद में कॉल करने के लिए कहता है। जब तकदीर वहाँ से निकलने ही वाला होता है तो उस फैमिली का एक मेंबर तकदीर के बगल में आके बैठ जाता है, क्योंकि ये बंदा भी तकदीर के साथ कब्रिस्तान जाना चाहता है। और इसी तरह वो बंदा तकदीर को बहुत इरिटेट करने लगता है, भाई एसी चला दो, विंडो डाउन कर दो, ऊपर कर दो। उसके बाद रिपोर्टर अफसाना का इंट्रोडक्शन होता है और एक्चुअल से ये एक बहुत बड़ी रिपोर्टर होती है और फिलहाल इनके ऑफिस में ये रिपोर्ट चल रही होती है कि किसी जगह पर तकरीबन 38 घरों को जला दिया गया। लेकिन उसी घटना में एक और घटना भी पेश आई थी कि वहाँ पर कुछ लोग एक लड़की का आरएपी कर दिया था और अफसाना यही बात वो अपने सीनियर रिपोर्टर से जा पूछती है। लेकिन ये रिपोर्टर उस आरएपी की न्यूज को कवर नहीं करना चाहता, इनको तो सिर्फ वो जले हुए घर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसाना उस लड़की से जा मिलना चाहती है और ये पता करना चाहती है कि एक्चुअल से उसके साथ क्या हुआ था, कौन कौन लोग शामिल है। ये सुनने के बाद वो सीनियर रिपोर्टर भी अफसाना को हाँ या ना का जवाब नहीं देता, इट्स योर चॉइस कह देता है। उसके बाद अफसाना एक फोटोग्राफर को अपने साथ ले लेती है और इस बंदे का नाम है मोइनुर राणा। इस तरह से अफसाना उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे पर तकदीर किसी जगह पर आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो मोंटू को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है ताकि उस लाश का कुछ जुगाड़ कर सके। और तकदीर के साथ जो आदमी था वो आदमी तकदीर से पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तो तकदीर उस आदमी से झूठ कहने लगता है कि भाई फ्रीजर खराब हो चुका है, फौरन इसे ठीक करना होगा, मैकेनिक आने वाला है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मोंटू वहाँ पर आ जाता है और मोंटू जब अंदर जाकर उस लाश को देखता है तो वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा होता है और मोंटू तकदीर को ये आइडिया देता है कि हम लाश को शिफ्ट कर देंगे, मतलब जो बूढ़ी लाश होती है वो इस बक्से में रख देंगे और जो जवान लड़की की लाश है वो इस बक्से में रख देंगे और बाद में उस बूढ़ी लाश को किसी जगह पर जाके दफना देंगे। तो तकदीर भी इसके लिए राजी हो जाता है। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है साइमन चौधरी चेयरमैन। और यहाँ पर इन लोगों से हमें ये बात पता चलती है कि ये गुंडा किसी लड़की को मारने के लिए गया था और उस लड़की ने उस मेमोरी कार्ड को खा लिया, जिसकी वजह से वो गुंडा उस लड़की को गोली मार दी। इस तरह से साइमन चौधरी ये सारी बातें एक हिटमैन को बताने लगता है और इसे ये काम सौंपने लगता है कि ये हिटमैन उस लड़की को ढूंढे या तो फिर उस मेमोरी कार्ड को ढूंढे। और इस तरफ जब अफसाना का हस्बैंड पुलिस स्टेशन जाता है इसके बीवी के बारे में पूछने के लिए, तो वो पुलिस वाला अफसाना के हस्बैंड को बताने लगता है कि तुम्हारे बीवी का केस अब स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया है, क्योंकि अफसाना कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो हाई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थी। तो आप फिक्र मत कीजिए, केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहाँ पर तकदीर कुछ दूर ट्रैवल करने पर कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं और ऑफकोर्स इन्होंने लाशों को अदला बदली कर दी थी, तो वो लोग उस जवान लड़की की लाश को दफना देते हैं। लाश दफनाने के बाद वो स्ट्रेंजर फिर से तकदीर को कॉल करने लगता है। इस तरह से दूसरा एपिसोड एंड होता है। उसके बाद दूसरे सीन में इस हिटमैन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस लड़की को फेरी के पास देखा था और इसी तरह वो हिटमैन उस बोट के पास जाता है और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उस हिटमैन को ये बात पता चलती है कि एक बंदा जो टोपी पहना हुआ है वो बंदा उस लड़की की लाश को एक गाड़ी में रख रहा था और ये गाड़ी और किसी की नहीं तकदीर की होती है। मतलब तकदीर की गाड़ी में लाश रखने वाला ये टोपी वाला बंदा ही होता है और ये हिटमैन उस टोपी वाले बंदे को देखकर पहचान लेता है कि वो कौन है
और इस तरफ तकदीर और मोंटू ये दोनों उस बूढ़ी लाश को लेकर किसी जगह पर आकर उसे दफना देते हैं। लाश दफनाने के बाद जब ये दोनों किसी होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो स्ट्रेंजर फिर से तकदीर को कॉल करने लगता है। लेकिन इस बार मोंटू उस फोन को लिफ्ट करके उसे अनाप शनाप गालियां देने लगता है और फोन कट कर देता है कि तभी उसी होटल में तकदीर को ये न्यूज देखने को मिलती है कि रिपोर्टर अफसाना और राणा ये दोनों 2 दिन से गायब है। और तब जाके तकदीर को ये बात पता चलती है कि इसकी गाड़ी में जो लाश थी वो और किसी की नहीं, रिपोर्टर अफसाना की थी। और वो टोपी वाला बंदा और कोई नहीं, मोइनुर राणा है, फोटोग्राफर। तकदीर और मोंटू ये समझने लगते हैं कि शायद राणा ने ही अफसाना का कत्ल कर दिया होगा और अफसाना की बॉडी को इसकी गाड़ी में रख दिया होगा। अब चूंकि अफसाना के केस को स्पेशल ब्रांच टेक ओवर कर रही होती है और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उस फेरी के पास आता है, मतलब उस शिप के पास आता है। और यहाँ आने के बाद इस पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि सीसीटीवी फुटेज का डेटा सारा क्लियर है और ऑफ कोर्स उस हिटमैन ने उस डेटा को क्लियर कर दिया होगा। और यहीं पर इस पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि एक बंदे ने राणा को देखा था। जब उस आदमी को बुलाया जाता है तो ये बंदा उस पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है, हाँ मैंने इस आदमी को देखा था, 2 दिन पहले ये नीचे गिर गया था और एम्बुलेंस आकर इस आदमी को ले गई, लेकिन कहाँ गई पता नहीं। लेकिन इस बंदे ने राणा के साथ अफसाना को नहीं देखा था। और इस तरफ तकदीर उस बंदे का वेट करते रहता है जो हर हमेशा इसे फोन करके लाश लाने के लिए बोलता रहता था। थोड़ी देर बाद वो बंदा वहाँ पर आता है और वो बंदा और कोई नहीं, राणा होता है। यहाँ आने के बाद मोंटू फौरन इसे दबोच लेता है और राणा को उस वैन की फ्रीजर में बंद कर देते हैं। और राणा चीखते हुए तकदीर से पूछने लगता है कि भाई लाश कहाँ पर है, प्लीज मुझे बता दो, मुझे वो लाश चाहिए वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। तो तकदीर पूछने लगता है कौन लोग? तो राणा बताने लगता है कि साइमन चौधरी के लोग, उन्होंने ही अफसाना को मार दिया, अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और इसी दरमियान में तकदीर को उसका सेठ कॉल करके ऑफिस बुलाने लगता है और वो सेठ तकदीर को बताने लगता है कि पता नहीं तुमको ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे यहाँ पर। ये सुनने के बाद तकदीर को कुछ भी समझ में नहीं आता और फोन रखने के बाद तकदीर यही बात वो राणा से पूछने लगता है, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे वहाँ पर कौन खोज रहा है? तो राणा तकदीर को बताने लगता है कि भाई इस लाश के पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं और एक्चुअल से धीरे धीरे ये बात फैल चुकी है कि मैं और अफसाना दीदी गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को सच पता है और कुछ को नहीं। खैर उसके बाद यहाँ पर वो स्पेशल ऑफिसर अफसाना के एक्स हस्बैंड के पास आता है अफसाना के बारे में पूछने के लिए। तो कैजुअल से पूछताछ करने पर वो स्पेशल ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर अफसाना के हस्बैंड ने अफसाना के ऑफिस को तलाक के पेपर भिजवाए थे क्योंकि इन दोनों में कुछ जम नहीं रही थी, इसीलिए अफसाना का हस्बैंड अफसाना से तलाक चाहता है, लेकिन अफसाना उसके हस्बैंड को डिवोर्स देना नहीं चाहती। तो खैर अफसाना किसी भी तरह करके मान जाती है डिवोर्स देने के लिए, लेकिन इसी बीच में यह कांड हो गया। उसके बाद यहाँ पर तकदीर को फिर से काफी सारे फोन आने लगते हैं तो मोंटू फौरन तकदीर के फोन से सिम निकालकर फेंक देता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर अफसाना और राणा ये दोनों न्यूज को कवर करके अपने घर लौट रहे थे शिप में। और ये न्यूज वही है जो सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उस लड़की का बलात्कार की घटना। जब ये दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और अफसाना की बैग में कुछ ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ पर अफसाना आ जाती है और वो बंदा अपनी गन निकालकर अफसाना को बताने लगता है कि जो मुझे चीज चाहिए वो दे दो। और इसी दरमियान में राणा भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो गुंडा राणा को अपनी गन दिखाकर वहीं पर बिठा देता है। उसके बाद वो गुंडा अफसाना से जबरदस्ती करने लगता है कि उसे वो मेमोरी कार्ड दे दे, लेकिन इसी हाथापाई में अफसाना उस कैमरे से मेमोरी कार्ड लेकर खा लेती है। और इसी मेमोरी कार्ड के पीछे सारे लोग पड़े हैं क्योंकि इस मेमोरी कार्ड में उस लड़की का बयान होता है। जब अफसाना उस मेमोरी कार्ड को खा लेती है तो वो गुंडा फौरन अफसाना को गोली मार देता है और मौका देखकर राणा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाद में किसी भी तरह करके राणा उस गुंडे को उस शिप से नीचे धक्का दे देता है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से राणा ऊपर से नीचे नहीं गिरा था, बल्कि वो गुंडा ऊपर से नीचे गिरा था। तो इस तरह से राणा ये सारा सब कुछ तकदीर को बताने लगता है कि इस तरह से अफसाना की मौत हुई और इस तरह से राणा बच गया। लेकिन उसी वक्त तकदीर की गाड़ी वहाँ पर आई थी मछलियों को लेने के लिए और मौका देखकर राणा अफसाना की लाश को उस गाड़ी में रख दिया क्योंकि ऑफकोर्स उस गाड़ी में फ्रीजर होता है तो लाश ताज़ा रहती है। लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से राणा उस गाड़ी से बाहर आया और इसी दरमियान में तकदीर की गाड़ी वहाँ से निकल गई।
उसके बाद राणा तकदीर को बताने लगता है कि हम किसी भी तरह करके अफसाना के पेट से वो मेमोरी कार्ड को निकालना होगा। अगर वो मेमोरी कार्ड हमारे हाथ में आ गई तो हम बच सकते हैं। लेकिन बाद में मोंटू राणा को बताने लगता है कि हमने तो उस लाश को दफना दिया। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि फिर से उस लाश को बाहर निकालना होगा। उसके बाद सीन फिर से पास में जाने लगता है, जहाँ पर अफसाना अपने एडिटर के पास आकर उस बलात्कार की वीडियो को दिखाने लगती है और उसे कहने लगती है कि मैं इस लड़की को ढूंढ के उसका बयान लूंगी और मैं इस लड़की को इंसाफ दिला के रहूंगी। मतलब एक्चुअल से बलात्कार करने वाले वीडियो भी उतारा था और वो वीडियो वायरल हो चुका था, लेकिन कोई भी रिपोर्टर इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहता सिवाय अफसाना के। यह सुनने के बाद अफसाना का बॉस अफसाना को मना कर देता है। एक्चुअल से मना नहीं, बाद में देखने के लिए कहता है। लेकिन अफसाना अपने बॉस से कहती है कि मैं खुद इंडिविजुअल से इस केस की तहकीकात करूंगी। उसके बाद अफसाना और राणा ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस बलात्कार के बारे में उस पुलिस वालों को भी पता है, लेकिन वो पुलिस वाले भी उसके बारे में एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ साइमन चौधरी चेयरमैन। लेकिन यहाँ पर अफसाना उस पुलिस वाले को डराने धमकाने लगती है और तब जाके वो पुलिस वाला अफसाना को उस जले हुए घर की फैमिलीज के डिटेल देता है और अफसाना यही चाहती है कि वो किसी भी तरह करके उस लड़की को ढूंढ निकाले और उसका स्टेटमेंट ले। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे पर तकदीर और मोंटू ये दोनों राणा को वो कब्रिस्तान ले जाते हैं जहाँ पर इन दोनों ने अफसाना की लाश को दफनाया था। यहाँ आने के बाद तकदीर और मोंटू ये दोनों उस कब्र को खोद के लाश को निकाल रहे होते हैं और इस तरफ राणा तकदीर की गाड़ी को घुमाने में लग जाता है। लेकिन राणा के हाथ से एक गलती हो जाती है, मतलब सायरन वगैरह बच जाता है और ये सायरन की आवाज सुनकर वहाँ के आसपास के लोग अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह से ये 4th एपिसोड भी दी एंड होता है। तो स्टोरी कुछ अजीब सी है ना, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।